नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आज मेरी ज़ुबान मेरा साथ नहीं दे रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी ज़ुबान आपका साथ नहीं देती है, जो अल्फाज आप बोलना चाहते हो वो अच्छे तरीके से उसकी अदायगी नहीं होती है। अच्छा, ये बाज़ दफ़ा आपका जहन कहीं और होता है, आप ख़ुद मौजूद कहीं और होते हैं। बाज़ दफ़ा आप बहुत कुछ सोच रहे होते हैं और बोल कुछ और रहे होते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप काम कर करके इतना थक चुके होते हो कि आप जो है ध्यान नहीं दे पाते किसी तरफ। पर मेरी वजह ये है कि मैं जो हूँ रात को नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए ज़ुबान ने साथ नहीं दिया। मैं बिल्कुल नहीं थकी, मुझे बहुत सारा काम करना है, बहुत सारी मेहनत करनी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो टाइम आपको मिला है और आपको मौका मिला है उसमें आपने भरपूर मेहनत करनी है, बहुत सारा काम करना है। मकसद एक होता है ज़िंदगी में आने का, दुनिया में, वो मकसद ज़रूर पूरा करना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मर्द ही हैं जिन्होंने पूरे घर को सपोर्ट करना है, सबका ख्याल रखना है। जो औरतें मकसद हैं उनका और उनको उनकी फैमिली इजाज़त देती है, तो मैं ये कहती हूँ कि खूब मेहनत करें, कामयाब औरत बने और अपनी फैमिली को साथ लेके चले। सबसे अच्छी चीज़, कामयाब होने के बाद अपनी फैमिली को अपने से दूर ना करें, आप अपनी फैमिली को अपने साथ लेके चलें। क्योंकि आप देखें कि मर्द जो होते हैं वो जितने भी कामयाब हो जाए उनके साथ उनकी फैमिली होती है, तो इसी तरह औरतों को भी होना चाहिए कि जब वो कामयाब हो तो उनके साथ उनकी फैमिली हो। और इसी चीज़ को मैं समझती हूँ कि ये एक अच्छी तरबियत भी है और औरत होने के मायने भी यही है कि वफ़ादार होनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर फ़ोन नंबर आ रहे हैं। आपको पता है हमारा पहला सेगमेंट जो है वो डॉक्टर साहब के साथ होता है। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। आज बहुत सारे मैंने टॉपिक रखे हैं, बड़ी मज़े की बातें होने वाली है। पर सबसे पहले मैं वेलकम करूँगी डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब को, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल एवरग्रीन। डॉक्टर साहब, आज तो मेरी ज़ुबान स्टार्ट में साथ नहीं दिया। हो जाता है अमूमन ना कि आप कोई सही बात कर रहे हैं, वो अल्फाज बिल्कुल सही नहीं निकलता। सही। और महफिल में भी कभी ऐसा होता है और हम लोगों को शर्मिंदगी भी हो जाती है कि यार मैं बात ऐसी कर रहा था और या कर रही थी, वो बिल्कुल सही नहीं गया और लोग देख रहे हैं हमारी तरफ। तो वैसे सही ये क्या वजह हो सकती है कि आप अल्फाज सही अदा ना कर पाए? ना, देखिए इसकी सबसे बड़ी वजह कॉन्फिडेंट है। अगर आपके जहन में कोई भी प्रॉब्लम, वो एंजाइटी के हवाले से हो या कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, आपके माइंड में अगर वो चीज़ हो रही है तो यकीनी तौर पर आपकी शख्सियत पे असरअंदाज होगी। और सबसे पहले देखिए एक सिंपल सी बात है, अब जैसे मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ ना, तो बज़ाहिर तो मैं आपको देख रहा हूँ और मैं इधर देख रहा हूँ, लेकिन मेरी आंखें मेरे अपने जहन पर हैं। हाँ। मैं अपने ही जहन को खुद पढ़ रहा हूँ, तो मैं ये चल रहा हूँ आगे। हाँ। जब आप अपने जहन को, एक टेंशन वाले जहन पे आपकी आई साइड आपको ऑब्जर्व करेगी तो आपकी जबान लड़कर आएगी फिर। अच्छा। इसलिए कि वो वैग पिक्चर्स आएंगे सामने। बिल्कुल। आपका कंसेप्ट लाइफ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको ये बोलना है, ये देखना है, ये बैठना है, ये करना है। और ये जिसको कहते हैं बोल्डनेस, आप बिल्कुल फेयरनेस आपके में होनी चाहिए। और आप यही चीज़ें कॉन्फिडेंस से घर से निकलें आप, तो यही लाइफ का स्टाइल है होता है। हाँ। और आप कभी भी मिसिंग नहीं करेंगे आप। बिल्कुल जी, यही चीज़ है। कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, इंसान के जहन में 10,000 चीज़ें होती हैं जो चल रही होती है और उस टाइम हम लोग सोच रहे होते हैं। तो इसलिए जहाँ पे मौजूद हों, जो काम कर रहे हो उस टाइम उसको फोकस करें और अपने जहन से बाकी सारी चीज़ों को बहुत निकालें। आला, मकसद यही है। यही मकसद। बिल्कुल जी। अच्छा जी डॉक्टर साहब, आज हमारा जो टॉपिक है वो है गले की बीमारियाँ। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगी, अमूमन ना हमें फ्लू होता है ना हमें खांसी होती है, कोई मसला नहीं होता, पर हमारा जो गला है, हमारी आवाज़ ख़राब हो जाती है। सही। आवाज़ प्रॉपर आती नहीं है, हम बोल नहीं पाते। अमूमन तो यही होता है ना कि फ्लू हुआ या खांसी हुई तो गला जो है वो ख़राब हो गया, आवाज़ ख़राब हो गई। पर अमूमन ये दोनों चीज़ें नहीं होती और हमारी आवाज़ जो है वो ख़राब हो जाती है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए मुझे हैरानी है कि इतनी खूबसूरत सवाल है ये आपका, और अगर हम इसका जवाब देख लेंगे, आप यकीन कीजिए हमारे आधी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। समीना, आप ये देखें कि जब भी कोई चीज़ प्रॉब्लम हो रही है, जैसे साउंड बॉक्स है, हाँ। आवाज़ का ताल्लुक हमारे साउंड बॉक्स से, ये लिरिक्स होता है आवाज़ का आला, वो हमारे पास मौजूद होता है। उसमें इतनी छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि अगर हल्का सा भी कोई डस्ट पार्टिकल आ जाता है किसी भी हवाले से, आपकी आवाज़ जो है वो प्रॉपरली डिलीवर नहीं होगी, उसकी साउंड चेंज हो जाएगी। हर चीज़ का यही है। अच्छा। इतना छोटा सा आला और ये सारे काम दुनिया के करता है, वो सारी बातों को उठाकर डिलीवर करता है। वैसे तो देखिए प्रोसेस है कुदरत का कि दिमाग से ताल्लुक होता है, जितने रिफ्लेक्सेस आपके आवाज़ के, साउंड के, बोलने के, ये सब दिमाग में डेवलप होके वहाँ से रिफ्लेक्सेस आपके बॉक्स तक आते हैं, लहरी बॉक्स पे आते हैं।
वो मॉडिफाई करता है और आवाज को डिलीवर करता है। अब इसके अंदर इसके प्रोसेस में, यानी एक तो वो प्रोसेस हो रहा है जो दिमाग में चला गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे हम कहते हैं, वहां अगर कोई प्रॉब्लम होगी, मिसाल के तौर पर आपका खुदा न खास्ता हाई ब्लड प्रेशर हो गया, आपका शुगर ने डैमेज कर दिया, अनकॉन्शियस पेशेंट हो रहा है या सेमी कॉन्शियस हो रहा है, आप देखेंगे उनकी आवाजें भी बंद हो जाती हैं। आप देखेंगे जो सेरिब्रो वैक्सुअल एक्शन सीवीए या फालिज के जिनको असरात हैं, उनमें आवाजें बंद हो जाती हैं। जी जी तो बिल्कुल। उसमें कोई आवाज का आला खराब नहीं होता। हाँ अच्छा। देखेंगे बोलते नहीं है, आवाज बंद हो गई, बहुत से केसेस हैं हमारे पास आते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि ये आवाज का आला खराब, वो ऐसा नहीं है। तो हम इन चीजों को जहाँ आवाज का डिवीजन होती है वहाँ मेजरली दो में डिवाइड कर देते हैं, एक सेंट्रली जो होता है और एक लोकल होता है। हम इस वक्त जो मौसमी हिसाब से जो बात कर रहे हैं वो लोकल बात कर रहे हैं। हमारे जो गला खराब होता है, गले के अंदर दो चीजें होती हैं, समझे, एक हमारे टॉन्सिल्स हैं, फेरिक्स है, और फेरिक्स के साथ ही सांस जो हम सांस लेते हैं उसके साथ सांस जो है आवाज का आला यानी बॉक्स लैरिंज बॉक्स हमारा मौजूद होता है। इसके जरासीम थोड़े अलग होते हैं और जो आम गले के जरासीम थोड़े अलग होते हैं। तमाम चीजें एक ही रास्ते से जाती हैं, वो सांस है, सांस है। सांस के जरिए हमारे पास जाता है। ऐसी बीमारियां या ऐसी सिचुएशन जब आपको कोई बुखार नहीं है, आपके जिस्म में दर्द नहीं है, कुछ नहीं है, और आवाज़ अचानक आपकी रुक जाती है, उसमें दो चीज़ें आती हैं। एक हम देखते हैं कि डायरेक्ट कोई ऐसी चीज़ गई जिसने आपके आवाज़ के आले के पर्दे को डैमेज किया, समझे, वो डायरेक्ट गई, वो ज़्यादा वो वक्ती तौर पे हुई, वो डच गया, आपने उसको लैरिंज बॉक्स को साफ कर लिया। आपने इसके साफ करने के तरीके होते हैं, गार्गलिंग भी हैं, कुछ मेडिसिन है, वो साफ होगी, आवाज़ क्लियर होगी, है ना। लेकिन ऐसी चीज़ें जिसमें आवाज़ कुछ दिन तक खराब रहती है ना, और आप खींच रहे हैं, आवाज़ नहीं चल रही है, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो एलर्जन है, एलर्जिक है। एलर्जन इतना अहम रोल प्ले करता है हमारा, और ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान में इतनी जैसे पॉल्यूशन आ गई है, हमारे यहाँ मौसमी असरात हैं, समझे ना, हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें एलर्जिक हम डेवलप कर लेते हैं, कुछ ग़िज़ा के ज़रिए हम कर लेते हैं। तो वो क्या आता है कि वो बात आवाज़ का, एक हमारा गले ख़राब हो रहे हैं, मैं इस वक्त आवाज़ की तरफ जा रहा हूँ, साउंड बॉक्स की तरफ, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होती हैं वो चीज़ें जो होती हैं। इसको हम सिंपली एलर्जिक लेरेंजाइटिस कहते हैं। अच्छा, सिंपल होता है। अब आपका बाज़ औक़ात आपने देखा, चलो एक दिन हो गया, 2 दिन आपने देखा कि आवाज़ तो आपकी जो है वो तो सेट नहीं हो रही है, बाकी चीज़ें सर आप टेस्ट कराते हैं, एलर्जन टेस्ट कराते हैं, उसमें आप देखें। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि उसकी एलर्जी की जो फिगर होती है IgE वो बहुत बढ़ जाती है और सामने कुछ नज़र नहीं आता कि आपके पास रीज़न क्या आ जाता है। तो मैंने पीछे दोनों जब रिसर्च की तो हमारे यहाँ एक देखिए, जब हम जानवरों को पालते हैं, बिल्लियाँ पाल लें, पेट्स पाल लें हम लोग, इनसे भी एलर्जिक होती है और हमें मालूम नहीं चलता है। अच्छा। हाँ, बाज़ औक़ात घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, आप खुद भी जैसे आप जाती हैं, बिल्ली आपने गोद में ले लिया, खूबसूरत बाल हैं, ये वो, इनके बालों में एलर्जन है, समझे ना, और वो बहुत सी चीज़ों में डेवलप हो जाते हैं, बहुत सी जगहों, बहुत से बच्चों में आ जाते हैं, हम आप में आ जाते हैं। ये उस वक्त डिटेक्ट होते हैं जब हमारा मामला आगे बढ़ चुका होता है। अच्छा। जब देखा मैंने ऐसे पेशेंट थे, जब हमने टेस्ट कराया तो बहुत फिगर पड़ी हुई थी, जब इंक्वायरी की तो मालूम हुआ कि इनके घर में बिल्लियाँ भी पली हुई हैं सब है। जब हमने उस फैक्टर को कट डाउन किया और रिड्यूस किया तो माशाल्लाह रिकवर हो गया। तो हमें हर तरफ देखना चाहिए। अच्छा, ऐसी वो चीज़ें जिसमें हम देखें कि एलर्जन भी नहीं है और आवाज़ का साउंड बॉक्स भी आपके ख़राब हो रहे हैं, तो बड़े, और उसके साथ कुछ कफ भी हो रही है, कफ हो रही है, उसके साथ थोड़ा सा वज़न हल्का सा कम हो रहा है, हल्का शाम और हल्की सी स्वेटिंग हो रही है साथ साथ, तो ये मामला भी सीरियस है। ये आपको ये मैं बताऊं कि ये हमारे यहाँ एक कॉमन बीमारी है, टीबी कहते हैं हम लोग इसे, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, वो डेवलप हो रहा होता है, वो भी हमारे मुल्क में बहुत है नहीं। अभी टीबी आपके मुल्क से गई नहीं है, एक वक्त लोगों को मैंने भी देखा टीबी के बारे में। तो ये टीबी बढ़ती चली आ रही है, तवज्जो नहीं होती इस पे। को हमारे मुल्क में जितने लोग मैंने अगर देखे हैं तो बहुत ही लाइट सा उसको लेते हैं। अगर पता भी चल जाए किसी टेस्ट में कि आपको टीबी है तो वो इतना कोई उस चीज को नहीं सोचते, टीबी अच्छा ठीक है, इलाज की तरफ इतना नहीं जाते। बहुत सीरियस मर रही है। पर डॉक्टर साहब, टीबी जब तक आप इलाज नहीं करेंगे, मौत का सबब बन सकती है टीबी? बिल्कुल है। अच्छा। मैं आपको इतना बता दूं कि इस वक्त जो है वर्ल्ड लेवल पे 23 यानी पूरी दुनिया में 23% टीबी पाई जाती है। अच्छा, 23%।
अच्छा, अगर जो पाकिस्तान की जो एक फिगर निकल रही है उसमें तकरीबन अगर 5 लाख 5,000 5 लाख के करीब जो एक साल में टीबी के पेशेंट डेवलप हो रहे हैं इन दिनों, उसमें से 69,000 डेथ हो रही है, ओहो। टीबी से डेथ हो रही है। ये अभी का रेट है आपका। अच्छा। ये जो हमारा जो नेशनल टीबी प्रोग्राम हमारा जो है एनटीबी, उसने ये इशू की है समझे ना। और बहुत सी हर साल जो है हमारे यहाँ फिगर आ रही है। तो आज मैंने यही सोचा कि जब हम इन चीज़ों को लेते हैं, हम टीबी को क्यों नहीं ले रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। गले की बीमारियां भी डिस्कस हो रही हैं, सब स्ट्रेप्टोकोकल चीजें, हो रहा है, सब चीजें, फलाना, exactly। टीबी इतनी खास मारा, उसको क्यों नहीं लिया जा रहा समझे ना। इसमें सबसे अहम चीज़, एक तो सांस आपकी प्रॉब्लम बनेगी, आपकी खांसी नहीं सही होगी। आपके खांसी सुबह मॉर्निंग सेशन में होती है, ये अच्छा। ज़्यादातर सुबह होगी और रात में होगी। ये स्पेसिफिक कफ है। अच्छा। दिन में टीबी की कफ अमूमन नहीं होती है, नहीं होती। इसकी खास कफ रात में सुबह में दो होती टाइम है इसकी जब आप लेटते हैं समझना। इसको डिपेंडेंट कफ कहते हैं और इसकी में भी एलर्जिंग होती है। ये भी एक एलर्जिक है, अच्छा। एलर्जिक एंटी एलर्जिक आप टेस्ट कराते हैं वो पॉजिटिव आ जाता है इसमें समझना। और टीबी की जो ट्यूबरकुलन टेस्ट होता है वो भी एक एलर्जिक टेस्ट कहलाता है, उससे हम टीबी को डिटेक्ट करते हैं हम उसे, है ना। तो टीबी इतनी कॉमन बीमारी है, ये बच्चों में भी है, ये बड़ों में भी है, ये लेडीज में भी है, बड़ी डेंजरस बीमारी मानी जाती है। अच्छी बात यह है कि इसका क्योर हो जाता है, क्योरेबल है। लेकिन ये जब बच्चों में होती है तो डिटेक्ट नहीं हो पाती। अच्छा। बच्चों में एक खास कंडीशन पाई जाती है, हम कहते हैं टीबी मेनिंजाइटिस, अच्छा। ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। इंतहाई डेंजरस बीमारी है, उसमें डेथ रेट बहुत ज़्यादा है बच्चों में। इसके अंदर फिट्स पड़ जाते हैं, दौरे पड़ जाते हैं बच्चों को, बुखार हो गया। और फिर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हैंडीकैप हो जाता है, यानी बाज़ औक़ात हाथ पैर कोई पैरालाइज हो गया, आई चली गई आपकी, कान का डेफनेस हो गई आपकी। मैं पूछता हूँ कि इतनी डेंजरस बीमारी, आज से 5 साल पहले टीबी हमारे मुल्क से तकरीबन ख़त्म हो गई थी। ये नेक्स्ट 5 ईयर कुछ ऐसा सिस्टम हुआ कि टीबी फिर आना शुरू हो गई। अब अच्छी खासी टीबी, मैंने बताया आपको कि मोर देन 5 लाख अराउंड द ईयर हमारे यहाँ पाए जाते हैं, ये केसेस हो रहे हैं। तो ये तो भाई बहुत डेंजरस है। मैं ये चाह रहा था, हुकूमत ने भी ये बात अब करी है और मेरा शुरू से ही है। आप ये देखें कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, हम सबसे जो पहला टीका लगाते हैं हुकूमत की सतह पे भी और वर्ल्ड लेवल पे, वो टीबी के खिलाफ होता है, बीसीजी होता है वो। पहला टीका पैदा होते ही हम बीसीजी लगवा देते हैं, इसलिए कि शुरू से पता था कि टीबी इंतहाई डेंजरस बीमारी है। आज भी यही है। सबसे पहले आप एक टीबी का टीका जो होता है, वैक्सीन होती है, ये बीसीजी आप लगा देते हैं और वो चीज़ आपकी सेफ्टी करता है। अब उसका भी एक सिस्टम है समझना। अगर उसमें स्कार बन गया है बच्चे का तो वो वैलिड हो गया। अच्छा। स्कार अगर नहीं बनाए तो आप उसको 5 साल बाद रिपीट कर सकते हैं। वैसे एक बीसीजी 15 साल के लिए काफ़ी है। अच्छा। हाँ, एवरी 15 ईयर आपको इसको रिपीट करना होता है, बिल्कुल रिपीट करना पड़ेगा। तो ये भी एक बड़ी फिगर लोगों को पता नहीं होती है कि लगा लिया भाई हमने, अब हमें जरूरत ही नहीं है दोबारा लगाने की, तो ये मैं डेटा मैं इसलिए बता रहा हूँ, है ना। ये इसलिए बता रहा हूँ कि छोटी छोटी पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि 15 साल बाद आपको फिर से लगवाना, फिर आपको लाजमी लगा, उसकी बस इतनी लाइफ है उसकी। तो इसीलिए टीबी शायद इसलिए भी हो कि शुरू में तैयारी करते था, टीबी नहीं थी, उनके 15-20 साल पूरे हो गए, फिर वो आप वो डेवलप होना शुरू हो गया। टीबी की कितनी इकसाम है? हाँ, देखिए टीबी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। हमारे यहाँ टीबी मोटी मोटी 3 काइंड हम लेते हैं इसमें। एक होता है एक्टिव टीबी, ठीक है। वो एक्टिव टीबी ऐसे होती है कि फौरी तौर पर अपीयर हो जाती है। उसके अंदर जो हमारा, जो मैंने कहा कि अभी नेशनल टीबी प्रोग्राम जो है और इसके अलावा जो वर्ल्ड WHO है, उसने जो 85% जो उसने हमें डिक्लेयर किए हैं, उसमें 4 चीज़ें आपको होती हैं एक्टिव टीबी के अंदर। जो होता है, आपको करंट कफ होगी, महीना आपके डिस्निक सांस होगा, आपका वेट लॉस होगा, अच्छा, और रात में ठंडे पसीने आएंगे। ये 4 फैक्टर जो है टीबी की तरफ जा रहे हैं। और वो तो ये कहती है WHO कि 85% जो है डॉक्टर ये डिक्लेयर कर देता है ये टीबी हो गई है। अच्छा, अब 15% रह जाती है तो कोई मायने नहीं रखती, आप टेस्ट करा लें आप उठा के। इसके अलावा एक टीबी मिलियरी टीबी कहलाती है, मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। वो क्या करता है, ब्लड के थ्रू फैलती है। अच्छा, वो जो मैंने कहा ना मेनिंजाइटिस हो जाता है, बच्चों को गर्दन तोड़ बुखार जिसे हम कहते हैं, बच्चों में जो गर्दन तोड़ बुखार है उसकी एक बड़ी वजह टीबी मेनिंजाइटिस है समझे ना। उसमें टीबी चले जाती है, ब्लड के थ्रू चली जाती है, डेंजरस है। एक टीबी लेटेंट टीबी होती है, छुपी हुई टीबी। वो आपको खांसी चल रही है,
फिर आपकी सही हो गई, इवनिंग फीवर है, आप कह रहे हैं अभी मेरी खांसी नहीं है, आप छोटे मोटे टेस्ट कराते हैं, उसमें टीबी आती ही नहीं है, उससे डोरमेंट या लेटेंट टीबी कहते हैं, वो भी बड़ी डेंजरस होती है। अच्छा। उसकी भी डिक्लेरेशन होती है, उसके भी टेस्ट पाए जाते हैं, मॉन्टो टेस्ट है दूसरे, वो भी डिक्लेयर हो जाती है। तो यूजुअली हम ये 3 टीबी को लेते हैं। इसके अंदर भी कुछ ऑर्गन वाइज हम डिवीजन करते हैं। अच्छा। मिसाल के तौर पर हम कह रहे हैं कि टीबी जो हम बात कर रहे हैं इसको हम कॉक्स कहते हैं, कॉक्स टीबी, कॉक्स ट्यूबरकुलोसिस। ये कॉक्स आप जैसे ये रॉबर्ट कॉक्स है, ये इन्होंने 1982 से 84 ऑस्ट्रेलिया के थे, इन्होंने ये टीबी का वायरस डिक्लेयर किया था। ये इन्होंने डिक्लेयर किया था 82 में, पिछले सदी में, जब से इन्होंने उसका नाम कॉक्स रख दिया। अच्छा, कॉक्स रिलेटेड कर गया लंग से, फेफड़ों से, लेकिन बाद में चला कि टीबी तो और भी होती है, पेट की भी होती है, टीबी जो ज्वाइंट और हड्डियों की भी होती है, मतलब बहुत सारी चीजें, टीबी तो बहुत होती है। हमारे पास ऐसे बड़े केसेस हैं मेरे पास कि मालूम हुआ कि वो एक पेशेंट आ रहा है, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि उसको उठा के ले आए, जवान बंदा है 20 साल का, उसको उठा के लेके आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे लेके डाला, कहला कमर में शदीद दर्द है ना। अब हमने चेक किया, वो किया, रिपोर्टें देखी इधर उधर की, हमने कहा अरे ये क्या मसला हो रहा है ना। उसका हार्ट टीबी टेस्ट कराया, पॉजिटिव आ गया। उसको स्पाइन यानी जो हमारा जो हड्डी है बाल की वर्टिब्रल कॉलम है, उसकी टीबी थी उसे। हाँ, उसकी टीबी डिक्लेयर हुई, उसका ट्रीटमेंट हुआ, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। कहने का मकसद ये है कि अगर आपको इस तरह का भी कोई पेन हो रहा है तो आप टेस्ट जरूर टीबी का भी करवाएं। लाजमी करना, टेस्ट लाजमी करना, बिल्कुल, और हर चीज ध्यान में रखें। हैं, अब हमने अब पता लगा कि जो लोग देख रहे थे पहले, वो ये समझ रहे थे कि टीबी इधर नहीं हो सकती, है वो लंग्स में होती है। अब चूंकि आपकी स्टडी ज्यादा है, हमने पढ़ा ज्यादा है, हमारे डिग्रियां ज्यादा है, तो हम हर चीज को नजर रखते हैं कि जब भी कोई ऐसी अनहोनी होती है कि यार ये क्या हो रहा है, इसे इतना ज़्यादा कैसे हो गया, तो पता लगा ये तो डिक्लिनिक हो गया। तो इसी तरह की चीज़ें लैब इन्वेस्टिगेशन बड़ी ज़रूरी होती हैं। टीबी बहुत डेंजरस बीमारी है, इसको स्पाइन टीबी जो होती है इसको पॉट डिजीज कहते हैं, POTTS, पॉट्स डिजीज कहलाती है। इसका आम टीबी जो है उसका 6 to 9 मंथ्स का ट्रीटमेंट होता है, मगर ये जो पॉट डिजीज होता है इसका 18 महीने का होता है, डबल होता है। आप ट्रीटमेंट देते हैं, सिंपल ट्रीटमेंट है, रेजिमेन है, 4 ड्रग पहले दे दिए, फिर उसके बाद 3 ड्रग कर दिए, शुरू में 5 कर दिए तो बाद में 4 ड्रग कर दिए। वो बिल्कुल ऐसे ड्रग हैं आप लेते हैं सुबह में, हमें और वक्त के साथ साथ बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं आप। अच्छा। ये लाजमी है ये, वरना टीबी ऐसी बीमारी है, ये कॉन्टेजियस डिजीज है, ये एक दूसरे को फैलती है। मैं भी यही सवाल करने वाली थी आपसे कि अगर एक घर में किसी एक को है और वो जिस बर्तन में खा रहा है या इस तरह की कोई चीज हो रही है तो वो दूसरे को भी हो सकती है क्या? ये बड़ी अच्छी बात करी है। देखिए मैंने कहा कॉन्टेजियस डिजीज फैलती है, मगर ये इस तरह से नहीं फैलती। अच्छा, इस तरह से नहीं फैलती। आप जैसे पानी पी रहे हैं इस तरह नहीं फैलती। ये एयरबोर्न डिजीज है। अच्छा। ये हवा के जरिए फैलती है। आप छींक रहे हैं और टीबी के तो ये गए, अब ये लगेगी। आप खांस रहे हैं, आप टीबी के पेशेंट है, ये लगेगी, आपको जाएगी। आप जैसे आपने थूक दिया कहीं, आपने क्या देखा कि आप टीबी के, वो चला जाएगा उसे। अच्छा, यूजुअली इसमें जब कफ होती है तो ब्लड आता है। अच्छा, ब्लड आ जाता है, वो तो ये हाईली कॉन्टेजिबल है। अच्छा, हाईली फैलता है, इनफ्लेमेबल है। यहाँ आपने थूका या खांसी और वो स्पीटम या बलगम गिरा ब्लड वाला, उसको तो फौरी तौर पर आप डिस्कार्ड करें, कुछ ना कोई मट्टी या कुछ डालें, वरना जहाँ जहाँ हवा के जरिए जाएगा पूरे एरिया को लेगा। समझना, इसीलिए ये टीबी वहाँ ज्यादा पाया जाता है जहाँ पर क्राउड ज्यादा होता है, ओवर क्राउड एरिया, यानी दूसरे लफ्जों में कहें जो पुअर इकोनॉमिकल लोग होते हैं, गरीब लोग जो होते हैं, या फैमिलियाँ ज़्यादा हैं, मजाक के तौर पर एक घर में 8-10 लोग हैं, इसी तरह वो करीब करीब रहते हैं, इन सबको टीबी का खतरा है। लेकिन जहाँ जो दूर दूर रहते हैं, डिस्टेंस पे रहते हैं और अच्छा इकोनॉमिकल स्टेटस है, वहाँ टीबी नहीं पाई जाती। ये टीबी है ही लो सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस डिजीज कहलाती है। तो टीबी बहुत ही डेंजरस बीमारी है। इसमें ये नहीं कर सकते कि आप साकतों पर वाइफ के हो गया तो शौहर कह के भाई तुम्हें टीबी हो गया, मैं साथ नहीं बैठ सकता, या बच्चे को हो गया बच्चों को अलग आपने कर दिया, ऐसा कुछ। डॉक्टर साहब, अब तो मैं आपको क्या बताऊं कि जो डायबिटिक पेशेंट है, अगर मर्द को हो गया तो बीवी कहती है नहीं मुझे हो जाएगी आपसे, तो ये कुछ नहीं है, कोई ऐसी बीमारियां नहीं है, बिल्कुल नहीं है, समझे ना। तो मैं समझता हूँ कि हमें कंसेप्ट क्लियर हमारे पास होने चाहिए। देखिए, टीबी जिसको होता है हमारे माशरे में उसको मरीज को 2 चीजें होती है, बीमारी तो अपनी जगह है, लेकिन उसको परेशानी लग जाती, डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी होगी, मुझे क्या मर्द हो गया। अच्छा, जब उसकी
उसके अपने घर वाले उससे दूर रहने लगेंगे तो वो और हैं, ज्यादा तो वो और ज्यादा डिप्रेशन में आएगा। Exactly. तो इनकी पे साइकोलॉजिकल लाइफ बड़ी मुतासर होती है। ये माशरे में थोड़ी देर प्रॉब्लम बन जाते हैं बेचारे, नफसियाती लोग बन जाते हैं। तो उनको चाहिए कि आखिर डॉक्टर को चाहिए कि वो पूरा कंसेप्ट क्लियर करे, घर वालों को बताए कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, सिर्फ इतना है कि मैं ये समझता हूँ ये जो मास्क का सिस्टम शुरू हुआ था, फेस मास्क का, ये जो कोरोना के हवाले से, ये सिर्फ कोरोना के नहीं था, ये बहुत फायदे की चीज़ है। आप टीबी के मरीज को लगा दे, देखिए डॉक्टर मुझसे तो मास्क लगा के चला ही नहीं जाता। तो ये तो शुक्र है, आप तो कुछ ही नहीं, आप मत लगाए, आपको तो कोई बीमारी थोड़ी है। नहीं, मैं वैसे प्रॉब्लम होता है क्योंकि आप जब ये बंद रहता है ना, मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है और सांस लेने में मसला होता है, खास तौर पे शॉपिंग के टाइम। गैस्पिंग हो जाती है। हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब ये हो, और ये भी नहीं ले, एक बहुत टाइट होता है। हाँ। जो सर्जिकल मास्क कहलाता है, जी, जी। उसमें एक पॉइंट होता है, वो यहाँ से लेके एयर को बाहर निकालता है और वहाँ से एयर को क्रॉस बनाता है, वो है असल मास्क। हमने क्या किया, आम कपड़ों के बना के हमने लगा दिए, वो टेक्निकली भी गलत है और मेडिकली भी गलत है। आप अगर जो सर्जिकल मास्क होते हैं वो लगाएं, आपको कभी भी जो है उसमें जो है सीने की बीमारी या सांस के मसले नहीं खड़े होंगे आपको। तो ये मैं कहता हूँ उस हिसाब से बहुत आला चीज़ है। टीबी का मरीज या फ्लू का मरीज या जिससे स्नीजिंग जब फैल रही है चीज़ें, वो मास्क लगाए, बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अगर खांसता है या सांस में या सांस कुछ इस तरह सी है तो वो दूसरे को ना लगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ ये भी बताइएगा, क्या टीबी का जो मर्ज है उसमें जैसे और जो बीमारियां उसमें परहेज बताया जाता है, तो टीबी के मरीज के लिए भी कुछ परहेज होता है खाने पीने में और इन चीज़ों में? सही, हर चीज़ का एहतियात होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ना एक ब्रेक लेंगे क्योंकि फिर हम डिटेल में इसका जवाब लेंगे, क्योंकि ब्रेक का टाइम आ चुका है, तो ब्रेक के बाद फिर मैं इसका जवाब आपसे लूंगी। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मैं आ गई हूँ ब्रेक से वापस। डॉक्टर साहब, सवाल करते करते मैं चली गई ब्रेक पे, अब जवाब सवाल का जो है वो हमने लेना है। ठीक है, देखिए टीबी की जो ग़िज़ा है, डाइट है, जी, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी। इसकी वजह क्या है, इसमें जो बीमारियां हैं ना टीबी की, एक अहम फैक्टर ये है कि हमने हमेशा से आपको बताया है कि जो कोरोना बीमारियां हैं या दूसरी बीमारियां, हम कहते हैं इम्यूनिटी यही करते हैं ना, कि अपनी इम्यूनिटी कम हो गई है, आपका ऑटो इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ गया है। टीबी भी उसमें टॉप पर है। अच्छा, कमजोर नहीं, टीबी टॉप पर है। इन्फेक्शन उस वक्त होता है इसका जब आपकी इम्यूनिटी कम होती है, अच्छा। जब आपका प्रोटेक्शन मैकेनिज्म कमजोर होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी ग़िज़ा की जो बैलेंस डाइट है वो कम हुई है। ये जितने भी मरीज टीबी के होंगे, इनके वजन कम होंगे। अच्छा, समझे ना, इनकी हाइट कम होगी, ये वीक हो जाएंगे, इनके ब्लड प्रेशर कम होने लगेंगे, इनकी भूख उड़ जाएगी इनकी। इसकी वजह क्या है कि इनके अपने प्रोटेक्शन मैकेनिज्म जो इम्यूनिटी का वो डेवलप हुआ था, लेकिन वो वीक पड़ गया। अच्छा। तो अब लिहाजा आपको इनकी ग़िज़ा बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कॉमन चीज़ें हैं, अंडा, मछली, गोश्त, हाई बायोलॉजिकल डाइट, ये मस्ट है आपको। मैं भी अपने मरीजों को, जो टीबी के बच्चे होते हैं या दूसरे मरीज होते हैं, मैं कहता हूँ आपको हर सूरत में अंडा एग लेना है, एक अंडा लाजमी लेना है, आपको मिल्क लाजमी लेना है, आपको फिश लाजमी खानी है। डॉक्टर साहब, रोज फिश खा सकते हैं? रोज खा सकते मतलब आम सेहतमंद लोग भी रोज? नहीं, आम सेहतमंद नहीं खा सकते। अच्छा, नहीं, मैं अपने लिए पूछ रही थी, मैं सोच रही थी रोज रात को अगर बंदा सिर्फ फिश खा ले, रोटी भी ना खाए। हाँ, आपका तो पहले, लेकिन मैं आम लोगों के लिए कह दूं, जब हमने जिनके हमारा वजन ज्यादा है, तो उनको तो हमें रिडक्शन करना चाहिए, ताकि हमारे पास हर चीज ज्यादा निकलेगी। जो जिनके वेट है थोड़े से, उनको आयोडीन ज्यादा निकलेगी, उनकी जो प्रोटीन ज्यादा होगी, कार्बोहाइड्रेट, हर चीज ज्यादा होगी। तो आपको हर पहलू पे बजाय बढ़ाने के कम करना है। लेकिन जो बीमारियां हैं, जो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस की मैंने बात की थी, उनके पास पैसे ही नहीं है ना, इतनी अर्निंग नहीं है कि वो पूरी डाइट खा सके, ले सके। अब वो लोग क्या करते हैं, ग़िज़ा भी कम खाते हैं, जिससे क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता उनकी वीकनेस डेवलप हो जाती है। जब वो वीकनेस होती है, जब उनसे कहा जाता है कि आप वैक्सीन लगाएं, आपसे पूछिए BCG लगाया आपने निमोनिया की वैक्सीन लगाई, आपने जो है मीजल की वैक्सीन लगाई,
तो वो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है इन चीज़ों का, और हम कहांगे जहाँ हमारे पैसे ही नहीं है। अब बेचारी हुकूमत क्या करे, है हर जगह मैसेज दे रही है, अवेयरनेस कर रही है, टीका लगाओ, ये करो करो, तो हुकूमत अपनी सतह पे मैं समझता हूँ बहुत काम कर रही है। लेकिन हम क्या कहते हैं, हमारे बच्चे, हम लोग जो है उस पर तवज्जो नहीं देते हैं। तो हमें ग़िज़ा, जिनकी ग़िज़ा अच्छी है, वो बेहतरीन है, वो समझ लें कि उनकी टीबी भी क्लियर हो जाएगी, जल्दी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जिन लोगों की हमने देखा कि ग़िज़ा अच्छी नहीं है, जो मैंने जैसे बताई थी, अगर वो लोग पूरी तरह नहीं ले रहे हैं ग़िज़ा, तो ये बहुत वीक पड़ जाएंगे। इनकी जो डोज़ है, जो हम टीबी का जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, जो 6 से 9 महीने का होता है, तो वो पूरा बाद औक़ात हम देखते हैं कि जब अच्छे ट्रीटमेंट होता है, डाइट अच्छी होती है, तो हम 6 मंथ पे वो ट्रीटमेंट ख़त्म कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उनकी वीकनेस ज़्यादा है, उनकी इम्यूनिटी कम है, इन्फेक्शन में ज़्यादा हो रहे हैं, वेट कम है, तो हम 9 महीने करते हैं उनका ट्रीटमेंट। तो अब देखना खाम का 3 महीना बढ़ रहा है ना। तो हमें चाहिए अपने ग़िज़ा को बेहतर करें इंशाल्लाह। ग़िज़ा के साथ और भी बड़ी चीज़ है, आपका आराम करना बड़ा ज़रूरी, रेस्ट बहुत ज़रूरी, समझे ना। आप जहन को सुकून रखें, आप रखें। अच्छा, फिर एक बात होती है कि भाई टीबी का मरीज़ कमज़ोर है, आया कि वो जॉब करे नहीं करे, काम पे जाए नहीं जाए, या उसको छुट्टियां दे दी जाती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप काम पे जा सकते हैं, लेकिन आप सेफ्टी के साथ हैं। अगर आपको खांसी हो रही है, आपको जो स्नीजिंग ज़्यादा हो रही है, आपको कोई ऐसा चीज़ है, कोई एक्सेशन हो रहा है, आपको थूक ज़्यादा आ रहा है, तो आप उसका पहले ट्रीटमेंट लें, हैं, और या फिर वो मास्क लगाएं, फिर जाएं अपना। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें नहीं है, तो आप जॉब भी कर सकते हैं, लोगों के दरमियान बैठ सकते हैं आप। तो ये मैं समझता हूँ कि एक माशरे से इनको ये नहीं हुआ कि आप टीबी के मरीज़ को माशरे से काट दें, ऐसा नहीं, वो माशरे का हिस्सा है आपका, आप उसको प्रोवाइड दें। जो सिर्फ एक्यूट फेज है, जैसे मैंने कहा ना एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस था, उसको हमें चाहिए, आइसोलेट करते हैं हम उसको बाहर ज़्यादा नहीं लगेंगे, हॉस्पिटलाइज करेंगे आप उसे, उसकी ट्रीटमेंट जो होगी वो देंगे। जब देखेंगे हम कि वो कॉन्टेजियस डिजीज जो फैल रही थी उस वक्त, या ड्रॉपलेट बोन इन्फेक्शन जो स्प्रेड हो रहा था, वो जब ब्रेक हो गया और वो अपनी जगह चीज़ें सेटल हो गई, ये 3 महीने लगते हैं इसको। जब हो जाती है तो फिर वो हॉस्पिटल से हट जाता है, वो अपने घर पे आ जाता है, वो ट्रीटमेंट करता ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई मतलब टीबी में कोई स्टेज ऐसा भी होता है कि अगर हम इलाज ना करवाएं, कोई स्टेज ऐसा भी आता है कि उस टाइम फिर इलाज नहीं हो सकता? कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि अगर उस स्टेज पे आ जाए तो फिर दवाइयां काम नहीं करती हैं। सही। तो क्या टीबी के लिए भी यही कहा जाता है? टीबी के लिए बहुत ज़्यादा कहा जाता है। अच्छा। हाँ, टीबी जहाँ क्रोनिक टीबी हो जाती है, उसकी मैं एक छोटा सा एक पॉइंट बताऊं कि क्रोनिक टीबी जो है, जैसे फेफड़ों की अगर है, तो फेफड़ों के अंदर जो है 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक फाइब्रोसिस हो जाता है, अच्छा। यानी आपके फेफड़े सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। जब आप सिकुड़ेंगे तो ऑक्सीजन कम होगी ना, तो अब वो सांस हो जाएगी, सांस होने लग जाएगी उनके साथ। अच्छा, एक तरफ ये हो रही है, दूसरी तरफ इनके पानी बनना शुरू हो जाता है, प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं हम लोग, उनके फेफड़ों में पानी भर गया, समझे ना। अब वो पानी भर गया, वो भी सांस को रोक रहा है। अच्छा, अब क्या हुआ, आपने कभी पानी निकलवा लिया, कभी नहीं निकलवा लिया, अब वो पस में पीप में डेवलप हो गया। जब वो पीप डेवलप हो गई तो अब बहुत सी चीज़ें पायमा बन गया, बहुत सी चीज़ें सीरियस बीमारियां बन गई हैं। क्रोनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज कहलाती है ये, COPD, बहुत खतरनाक बीमारी है ये। इसमें ये सब टीबी से स्टार्ट हुआ था। सांस प्रॉब्लम बनते बनते एक वक्त ऐसा आता है कि आपका पूरे फेफड़ा खराब हो जाता है, कोलैप्स जाता है, एक फेफड़े पे सांस ले रहा है, एक साइड लंग्स पे सांस ले रहा है वो, अब वो सांस एक कब होगा, डेथ हो जाएगी उसकी। तो ये डेथ रेट मैंने आपको बताया ना कि अगर 5 लाख हो रहे हैं तो 69,000 एक साल में डेथ हो रही है, एक साल में, समझे। आप कुछ सोचो कि 69,000 कितना बड़ा स्केल है। पहले ये नहीं था, 5 साल पहले ऐसे बिल्कुल कम था, अब हर साल हमारा बढ़ता चला जा रहा है। हमारे ये जो मैंने बताया था कि ये जो हमारा जो नेशनल टीबी प्रोग्राम का जो है, इसने 5 साल का प्रोग्राम बनाया हुआ है, और इसने कहा है कि 2025 तक इंशाल्लाह मोर देन 50% रिडक्शन कर देंगे हम टीबी के अंदर। तो वो एक मास प्रोग्राम उन्होंने किया हुआ है, और हर जगह लेवल, पाकिस्तान लेवल पर है टीबी के खिलाफ और बाहर, और टीबी का बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। टीबी के लिए मैं ये बता दूं कि जैसे मैंने कहा था, गरीब लोगों को ज़्यादा होती है ये, अमीर लोगों को भी कुछ कुछ हो जाती है जो उनके कट टच में आते हैं। हमारे यहाँ हुकूमती लेवल पे इसका फ्री इलाज है, टीबी का फ्री इलाज। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी तो डॉक्टर साहब बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर फ्री कोई हमें वैक्सीन लग रही है किसी भी बीमारी की, तो हम कहते हैं अच्छा इसमें कुछ खराबी है।
ये किसी और चीज के लिए। अब आप समझ सकते हैं कि मैं क्या इशारा देना चाह रही हूँ। ऐसी बातें हम भी सुनते हैं। अगर कभी कोई अब जैसे खसरे की भी लग रही थी साड़ी, तो लोगों को बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं नहीं ये बस हमारी नस्ल रोकी जा रही है, ये उसके लिए ना एक बहुत बड़ी सियासत है। हालांकि ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ बैठ के शो करने का मकसद और इन बातों, इस टॉपिक पे बात करने का मकसद ये है कि लोगों को अवेयरनेस देना कि ये आपके बचाव के लिए, ये बीमारी से बचने के लिए, ना कि आप ये सोचें कि आबादी रोकने के लिए। अगर इतनी आबादी रोकने के लिए वैक्सीन बनाई गई थी तो फिर आबादी रुकी क्यों नहीं? आप हर घर में देखें 6-8 माशाल्लाह बच्चे हैं। असल में मैं आपको बताऊं कि देखिए, अच्छाई के साथ बुराई और नेकी के साथ शर मौजूद होता है। ये शर पसंद लोग हैं जो जो हर सूरत में नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अच्छा, इनमें वही लोग हैं जो हमारे आपके दरमियान लोग होते हैं, यानी मौलवी हजरात हैं और दूसरे जो जाली मौलवी आप जिनको कह सकते हैं, जिनकी नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है। आप मुझे इतनी सी बात बताएं कि जो वैक्सीन के लिए लोग निकले हैं, पोलियो को बचाने के लिए निकले हैं, उनमें आपकी बच्चियां हैं, नर्सें हैं, बेचारी लोग, आप उन पे गोली चला रहे हैं। वाकयात हुए हैं ना ऐसे, बिल्कुल हुए। आप गोलियां चला रहे हैं, आप वो बच्ची को मार दिया आपने, लोगों को मार दिया कि आप वैक्सीन नहीं बनाई। यार ये किधर किस, चलो कुछ भी हो रहा है तो मौत का कहाँ कहा गया कि आप उसको मार दें? बिल्कुल है तो ये तो इसका मतलब ये हुआ कि लोग ब्लाइंड लोग जो है ना, हमारे बिगड़े हुए लोग हैं जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, खाली सारे जो है तरीके से वो ये कर रहे हैं कि किसी तरह हम ऐसा सिस्टम बना दें कि आपका माशरा हेल्दी माशरा ना कहलाए, समझे, बीमार माशरा कहलाए। तो ये वो लोग हैं। मैं समझता हूँ इसके ऊपर हमारी जो है हुकूमत को बड़ा सख्त एक्शन लेना चाहिए। इसके अलावा हमारी जो एनजीओज हैं हमारे हर इलाके में पाई जाती, उनको सख्त एक्शन लेना चाहिए और ऐसे लोगों को बिल्कुल वहाँ से बेनकाब करें और जो सिस्टम में प्रोसेस है उसको बेहतर तौर पे आगे बढ़ाएं। मैं समझता हूँ इससे अच्छी और क्या बात होगी कि आप जो है वैक्सीन भी लगाएं उनको, और फ्री ट्रीटमेंट है, टीबी का फ्री ट्रीटमेंट है, पोलियो पे कितना खर्चा होता है, फ्री आपको लगा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। महंगे मैंने लिखे वहां से आप खरीद के लाए, महंगे समय आपको फ्री लगा रहे हैं। इस वजह से कि आप बीमारी से बचे। हुकूमत चाहती है कि हमारे मुल्क की जो आवाम है वो इन खतरनाक बीमारियों से बचे। बिल्कुल, पर हम कुछ लोग समझते नहीं समझते। कितनी अजीब सी बात है। तो हमें ये चाहिए, मैं समझता हूँ कि ये जो सिस्टम है, एक मेरी सजेशन थी शुरू में, मैंने हुकूमत को दी थी, अब भी मैं यही देता हूँ कि हम जो ये घर घर का सिलसिला जो शुरू करते हैं ये बाद में करें। हर जो है सेंटर है हर जगह, मसाकत हो, स्कूल है, हॉस्पिटल है, क्लिनिक्स हैं, हमारे पास जो और जो इंडस्ट्रियल होम्स हैं हमारे, हमें उनको करना चाहिए हायर, उनके थ्रू ये काम होना चाहिए, है ना। आप देखें कि कोई बच्चा, कोई माँ, कोई बाप ऐसा नहीं है जो डॉक्टर के पास नहीं जाता हो। आप डॉक्टर से रुजू करें, वो गाइड करेगा, उनको क्या कहता हो भाई बीसीजी की टीके ये तुम्हें लगाना है, ये पोलियो तुम अंदर आओ, मैं वहाँ लगवा रहा हूँ, है ना। तो अब क्या होगा, ये प्रोसेस बाकायदगी से हो रहा है और वो एंट्री भी कराएगा, है ना। अब आप, मैंने देखा कि आप नेकी कर रहे हैं, आप घर पे पहुंचे, मीजल के बच्चे, आपने कहा नहीं भाई नहीं ये 2 लग रहे हैं, मीजल का खतरा भी लगेगा और रूबेला का भी लगेगा। मैंने बताया ना, करंट है ना, लगा दिया और वो दूसरे दिन शाम को मेरे पास आ गया बच्चा तेज बुखार में। मैंने कहा क्या हुआ ये? कहने का वो घर पे आए थे, वो लगा के गए, इस पर बच्चे को तेज बुखार, हम कह रहे हैं कि ये बुखार है, खांसी है, नहीं लगाना है। तो मैं ये समझता हूँ थोड़ा सा डॉक्टर साथ होना चाहिए, बिल्कुल है। आप एक ठीक है आपको लगाना है, लेकिन आप जबरदस्ती नहीं करें। आप उस बच्चे को उसी वक्त उसके सामने चेक करें कि ना हाँ बिल्कुल ठीक है, ये बच्चा ठीक है, हम 2-3 दिन बाद आएंगे, आप डॉक्टर को दिखाएं, ये ठीक होगा, हम लगाएंगे, कोई बात नहीं बेटा। आप मैं समझता हूँ पॉजिटिव तरीका करें। अब ऐसे लोग जिनको आपने देखा कि वो बीमार हो रहे हैं, वो खुद फ्रंट हो रहे हैं, खिलाफ हो रहे हैं ना, तो ये एक अच्छी चीज नहीं है, ठीक है, सही में। तो मैं चाह रहा हूँ कि बहुत हर काम को हमें बहुत पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए और हुकूमत की जो कर रहे हैं पॉलिसीज है, उनमें कुछ लोगों का जहन, अच्छे समझदार लोग जो हैं, उनको जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, उनको अप्लाई लाना करना चाहिए। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप शो में तशरीफ लेके आए, आज बहुत सारे सवाल कर दिए। टीबी के ऊपर बहुत सारे लोगों को अच्छी खासी नॉलेज मिल चुकी होगी, उनको पता चल चुका होगा कि टीबी सिर्फ ये एक टीबी नहीं है। अगर आपको यहाँ
किसी उसमें भी दर्द हो रहा है हड्डी में, जैसे कमर की हड्डी का इन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया, तो फिर भी आप टीबी का टेस्ट करवाएं। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ देखने वालों को भी पता चल चुकी, वरना हम सोचते हैं कि ठीक है पता नहीं कोई और मसला होगा, पर ये भी मसला हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लेके आए शो में। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, मिलेंगे ब्रेक के बाद।